नदियों के किनारे बैठने और बलखाती लहरों को निहारने का अपना एक अलग रोमांच होता है। दुनिया की बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं भी इन नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। लेकिन जब विकास की संधि दौर में इन नदियों के राह में रोड़े अटकाने की निरंतर कोशिशें होती हैं, तो ये नदियां ऐसा रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, तब जल प्रलय आ जाता है। उफनाई नदियां सैकड़ों लोगों की जान ले लेती हैं। नदी किनारे बसे गांव जल में विलीन हो जाते हैं। फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही होता आ रहा है बिहार के सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल जहां नदियों का जाल सा बिछा है। बिहार में समय समय पर आने वाली बाढ़ ने खासकर सीमांचल के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त किया है। 1987 में जब भीषण बाढ़ आई तो इसका कारण नदी के मुख्य मार्ग को ब्लॉक करने वाला एक भूस्खलन था। इस भयानक बाढ़ में 1399 लोग और 5302 पशुओं की जान चली गई और लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोग 30 जिले, 382 ब्लॉक, 6112 पंचायतें और 24,518 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फसलों के हुए क्षति का अनुमान 68 अरब भारतीय रुपये और सार्वजनिक संपत्ति के हुए क्षति का अनुमान 6 करोड़ 80 लाख भारतीय रुपये था। वहीं 2004 में एक बार फिर बिहार को दशक की सबसे बड़ी विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। इस बार में 885 लोग, 3,272 जानवर मारे गए और लगभग 2 करोड़ 12 लाख 99 हजार लोग प्रभावित हुए। इस आपदा में 20 जिले सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, जिसमें सीमांचल का भी क्षेत्र शामिल था। उसके 4 साल के बाद 2008 में भीषण बाढ़ आई। सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में बाढ़ का असर हुआ। बाढ़ में 250 लोग मारे गए, 30 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा, 3 लाख घर नष्ट हुए और 8,40,000 एकड़ फसल क्षतिग्रस्त हुए। सीमांचल का क्षेत्र जिन नदियों में आने वाले सैलाब की जद में आता है, उनमें परमान, महानंदा, बकरा, नूना प्रमुख नदियां हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी अब कहर नहीं बढ़ पाता। हाँ, ये जरूर है, कोसी का मार्ग अब सहरसा और सुपौल से होकर गुजरता है। लेकिन 2008 में कोसी नदी के कारण आई बाढ़ ने खासकर सीमांचल में भी तबाही मचाई। इससे अररिया जिले के नरपतगंज का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। फिर 2017 में बिहार में भयानक बाढ़ आई। इस वर्ष की बाढ़ ने 19 जिलों में 514 लोगों की जान ली। इस बाढ़ से 2,371 पंचायत और करीब 1 करोड़ 71 लाख लोग प्रभावित हुए। गर्मियों में बर्फ पिघलने, बारिश और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के पिघलने की बढ़ती रफ्तार के कारण नदियों का जल स्तर ऊपर चला जाता है। भूवैज्ञानिक परवेज आलम मानते हैं कि देखिए, बाढ़ को लेकर के जो एक समस्या है, अगर देखिएगा तो ये इस इलाके की जितनी नदियां हैं, चाहे वो परमान हो, पनार जिसको आप कहते हैं, उसके बाद बकरा हो और कनकई हो, ये सब नदियां जो हैं, ये नेपाल से इनमें पानी आता है। नेपाल में जब बारिश होती है, जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ जब हेवी बारिश होगी तो वही पानी इसमें आता है। ये नदियाँ वहीं से अपना पानी लेती हैं। तो पानी क्या करती है कि अपने साथ गाद भी लेके आती है, जिसको सिल्ट कहते हैं। जो पानी का बहाव होता है और तेज़ हवा भी चलती है, उससे भी होता है कि ऐसे ऐसे पहाड़ के टुकड़े, रेत, मिट्टी, ये सारी चीज़ें जो है पानी अपने साथ लाती है और नदियों के लेवल पे उसको बिछाती रहती है, साल दर साल, साल दर साल। तो क्या होता है कि वो लेयर मोटी हो जाती है और नदी और नहर के सतह जो है उथली हो जाते हैं। जब उथले हो जाएंगे तो हल्की बारिश में का जो पानी आएगा, कम पानी भी आएगा, तो वो पानी बाहर फैल जाएगा। नदी में सीधे बहने के बजाय वो बाहर फैल जाएगा। तो आसपास के एरिया में वो डैमेज होगा, उससे नुकसान होगा। कम से कम फसलों की क्षति तो होती ही है। और अगर डीसिल्टिंग कर दिया जाए, यानी अगर नहर की या नदी की खुदाई हो, जो सरकार करे एक बड़े पैमाने पर, तो हमको लगता है कि बाढ़ ये जो विभीषिका है, जिससे हमको नुकसान होता है, उससे बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। बाढ़ को आने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को जरूर रोका जा सकता है। दिल्ली से किशनगंज तक नदियां जैसे जमुना, गंगा, कोसी, पनार, महानंदा आदि का पानी मनिहारी होते हुए फरक्का बैराज में मिलने से 37 लाख क्यूसिक पानी आ जाता है, जबकि फरक्का बैराज की क्षमता 27 लाख क्यूसिक है। इसके अलावा फरक्का में गाद भी जमा होता रहता है, जिससे इसकी जल निकासी क्षमता कम हो गई है। इससे कटिहार, पूर्णिया, अररिया के पूर्वी हिस्से में पानी जमा हो जाता है, जिससे सीमांचल के पूर्वी हिस्से में खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता था फ्लड को,
तो इतना छेड़खानी हुआ है नदियों के साथ कि अब कर्स बन गया, पाप हो गया। फ्लड हैज़ बिकम कर्स ऑफ दिस एरिया, सीमांचल जो कहो उसको। 1953 और 1954 में कोसी नदी के बाढ़ को रोकने के लिए कोसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था, जिसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस परियोजना के तहत अरबों खर्च हो गए, लेकिन कई दशक बीतने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। बिहार आज भी बाढ़ की समस्या का सामना कर रहा है। स्वागत समिति जो हुआ था और अररिया क्षेत्र की तरफ से जो मेमोरेंडम मांग पत्र दिया गया था राजीव गांधी को, वो हलीम चचा के द्वारा दिया गया था और उसी में मांग था कि सीमांचल में जो बाढ़ होता है इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। मांग पत्र का मेन हाइट था। तो राजीव गांधी ने दिल्ली जाकर यहाँ अनाउंस ने वहाँ से किया कि फ्लड कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट एक कमीशन बनाएगी सर्वे करने के लिए, और उसका सनत मेहता को चेयरमैन बनाया। सनत मेहता अररिया विजिट किए, प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ, फिर एक्सपर्ट का उसमें हाइडल एक्सपर्ट्स का भी टीम आई, 2-3 टीम विजिट किया। 49 करोड़ रुपया अलॉट किए थे इस बेसिन के लिए, पूरा फ्लड के लिए। गवर्नमेंट बदल गई, 90 में हार गया, 89 में राजीव गांधी हो गए लालू यादव। वो पैसा कहाँ गया नहीं गया यथावत, फिर उसको रैकअप किया गया कि नहीं, तो वही महानंदा बेसिन का काम शुरू हुआ। तो अपने बनाए कि हाफ हार्टेड हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना की भी बात हुई थी। कोसी मेची नदी जोड़ योजना हमारे अटल जी का सपना था, वह स्वीकृत हो गया है। जो कोसी से लेकर महानंदा तक, जो नेपाल से छोटी छोटी नदियां निकलती है, दोनों तरफ तटबंध बनाया गया बड़ा, और एक चैनल बनाया गया कोसी से लेकर महानंदा तक। खरीफ फसल के टाइम में उसको पानी को खेत में पहुंचाया जाए, और जब बाढ़ आवे तो उसको फाटक खोलेगा, पानी उसमें चला जाएगा। यह बड़ा प्रोजेक्ट लगभग स्वीकृत हो चुका है। जल संसाधन मंत्री, शक्ति मंत्री से हमारी बात है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बार बार आने वाली सैलाब को रोकने के लिए बिहार सरकार ने महानंदा बेसिन परियोजना के तहत 1200 किलोमीटर लंबा तटबंध का कार्य आरंभ किया है। हालांकि इस परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय जनमत की सहमति जैसी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। देखिए, 2007-8 की बात है। तस्लीमुद्दीन साहब उस जमाने में, तस्लीमुद्दीन साहब के कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि महानंदा बेसिन पर काम किया जाए। ये प्रोजेक्ट पहले से भी था, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब ने उसको जिंदा करके उसको आगे बढ़ाया कि महानंदा बेसिन यानी महानंदा के साथ जुड़ी हुई नदियों से जो सैलाब की तबाही होती है उसे बचाने का काम किया जाए। और बिहार सरकार से चूंकि प्रपोजल जाना था, तो उस जमाने में रामाश्रय सिंह साहब जब संसाधन मंत्री थे, तस्लीमुद्दीन साहब वहां से हमको फोन करते रहते थे कि जल्दी भिजवाओ। तो मैंने भी इस प्रपोजल को भिजवाने में बड़ा रोल अदा किया। तस्लीमुद्दीन साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ये था कि साहब हमारी जो बस्तियां कट रही हैं, वो ये बस्तियों के किनारे बांध दिया जाए, और बांध कम सड़क हो ताकि, और उस पर प्लेटफॉर्म भी हो। तो उस वक्त यही जो एक्सपर्ट टीम थी उसने यही कहा था कि नदियों का पानी का फैलाव नहीं होगा, सैलाब के दिनों में पानी निकल कर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इन लोगों ने बनाया तो निहायत ही माने गैर अमली इन लोगों ने बनाया। वो एस्टिमेट जो बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या किया गया है, जो सरफेस वाटर है तो उससे दाएं और बाएं इन लोगों ने लगभग आधा किलोमीटर जगह ले ली, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, जिसके नतीजे में यह हुआ कि जिन आबादियों को बचाने की बात थी वो सारी आबादी नदी के चपेट में आ जाएगी। अब बांध बस्ती से बाहर बंधे तो जाहिर है जब सैलाब का फ्लो होगा पानी तो फैल भी जाता था, अब तो पानी फैलेगा भी नहीं, दोनों तरफ के बांध के दरमियान में होगा। तो बांध के अंदर जो बस्तियां होंगी तो जाहिर है वो डूब जाएंगी, गर्क हो जाएंगी या बह जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इनके शिफ्टिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है। महानंदा बेसिन का प्रोजेक्ट एक था, काफ़ी तस्लीम साहब उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़े थे। उसको अब 5 फेज़ में उसको कंप्लीट होना है। बहुत जगह अभी शायद सेकंड फेज़ के लिए तैयारी हो रही है, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ रही है। कहीं कहीं पे ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हो जाने से हम लोग को एक बहुत हद तक बाढ़ की जो समस्या है
उसको झेलना नहीं पड़ेगा। बांध एक प्रकार से तो वो तो खतरे की घंटी है, उसको तो गवर्नमेंट को तो बनाना ही नहीं चाहिए। पहली बात 2008 में जो घटना हुई बांध को लेकर करके, कोसी बैराज का जो मामला था बांधने से, सरकार को तो इससे ज्ञान लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जो जेन्युइन मुद्दा है, जैसे हम लोगों का ज़मीन कट रही है नदी में, किसान करे तो करे क्या, खेती उपज नहीं रही है। जो नदी में जो हमारी जो ज़मीन कट गई, जो उपजाऊ ज़मीन है, तो सरकार को तो कटाव रोकने के लिए काम करना चाहिए कि ये उल्टा जो है सरकार जो बांध, ये तो नदी में जो कट रही है वो अलग, ये बांध बना रही है सरकार ये अलग। ये तो सरकार का पैसे का दुरुपयोग है, ये कुछ नहीं है। किसान को जो है कि खेती हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, थोड़ी बहुत ज़मीन है हम लोगों के ज़मीन में। रोजगार की तलाश में सीमांचल से पलायन, बार बार आने वाली बाढ़ की विभीषिकाओं को रोकने के प्रति सरकार की उदासीनता है। रोजी रोटी की तलाश में लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ की समस्या के मौलिक कारणों और उनके समाधान के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि पूर्ण समाधान के लिए सरकारी पहलों की भी अहम भूमिका होगी। साथ ही जनता को भी जागरूक रहकर प्राकृतिक संकेतों को पहचानने, वृक्षारोपण करने, अवैध खनन और जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या सरकारें सीमांचल के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए वाकई संजीदा हैं? और क्या लोग बाढ़ की त्रासदी को हर साल झेलने के बावजूद जागरूक हो रहे हैं? क्या हुआ?